जय हिंद फ्रेंड्स। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया जी के फैक्ट्स में वेलकम है। तो आज हम एसएससी जीडी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। एसएससी जीडी का अभी लगभग 25 दिन बचे हैं, 10 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू है। तो आप अभी टेस्ट सीरीज़ दे के खुद को देख सकते हैं आप अभी कहाँ तक पहुँच गए, कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो एक बार क्वेश्चन पेपर्स को करके देखिए। तो आइए अपने अभी क्वेश्चन को करके देखते हैं आपके कितने सही होते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी पणजी। तो इसका राइट आंसर है बी हैदराबाद। हैदराबाद है जो तेलंगाना में है और इसका 1591 के अंदर कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था और इसकी ऊंचाई है जो लगभग 49 मीटर के लगभग है। तो ये आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपका आंसर क्या था। तो आगे अपने क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है केशिकाएँ, बी है धमनियाँ, सी है विल्ली और डी है सिराएँ। तो इसका राइट आंसर है सी विल्ली। तो इसका राइट आंसर है सी विल्ली। और इसको माइक्रोविलाई भी कहते हैं, माइक्रोविलाई भी कहते हैं। तो आगे अपना क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, बी है श्रीदेवी, सी है दीपिका पादुकोण, डी है कैटरीना कैफ। तो इसका राइट आंसर है श्रीदेवी। श्रीदेवी को मरने के बाद में मरणोपरांत ये 2018 के अंदर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। और श्रीदेवी ने लगभग अपनी लाइफ के अंदर 300 फिल्में की थी। श्रीदेवी ने 300 फिल्में की थी और इसकी जो लास्ट फिल्म थी वो थी मॉम। लास्ट फिल्म थी मॉम। तो आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत ए ऑप्शन है भिलाई इस्पात संयंत्र, बी है राउरकेला स्टील संयंत्र, सी है दुर्गापुर स्टील संयंत्र, डी है टिस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टिस्को। बाकी जो है तीनों इसके अंदर सार्वजनिक आते हैं और ये टिस्को है ये सार्वजनिक नहीं आता है। तो आगे अपना क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत और श्रीलंका को खालिस्तान के द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी कि किस संधि के द्वारा विभाजित किया जाता है? ए ऑप्शन है जिब्राल्टर जलडमरू मध्यगे और हॉर्मुज जलडमरू मध्यगे, पाक जलडमरू मध्य और बेरिंग जलडमरू। तो इसका राइट आंसर होगा पाक जलडमरू के अंतर्गत। ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तमिलनाडु जो भारत के अंदर है और श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है ये। तो इसका नाम है जो रॉबर्ट पाक ने रखा था। इसका पाकिस्तान से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो रॉबर्ट पाक है उसने इस संधि का नाम रखा था और ये ब्रिटिश राज के समय मद्रास का गवर्नर था जिसने ये पाक जलडमरू नाम रखा था। तो आगे अपने क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिनको 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया? जिन्होंने अपना दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया। ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है पी चिदम्बरम और बी है नरेंद्र मोदी, सी है डॉक्टर मनमोहन और डी है उर्जित पटेल। तो इसका ऑप्शन है उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल ने अपना त्यागपत्र सौंप दिया था और इनके बाद में कौन आए थे? शक्तिकांत दास जिन्होंने इसके बाद आए थे उर्जित पटेल के बाद में। तो आगे क्वेश्चन है 32 नंबर, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? ऑप्शन ए है परवेज़ मुशर्रफ, बी है जलाउद्दीन भट्ट, सी है कमर जावेद, डी है राहिल शरीफ। तो इसका राइट आंसर है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। तो इन्होंने 1999 के अंदर ये जो शासन है ये लागू किया था और 2001 से लेकर 2008 तक ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे और बाद के अंदर इन पर देशद्रोह का आरोप लग गया था और ये था, थोड़ा आप ध्यान रखना। अभी आगे क्वेश्चन है कि किसने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी
और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। तो ए ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी सचिन तेंदुलकर, पार्थिव पटेल और डी इरफान पठान। तो इसका राइट आंसर है इरफान पठान। ये पाकिस्तान के गेंदबाज थे और इन्होंने ये लेकर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचा था और ये पहले गेंदबाज थे। कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पार्थिव पटेल, इरफान पठान। इसका राइट आंसर होगा इरफान पठान। तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन से शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो ए ऑप्शन है शुभा मुद्गल, बी है पूर्णिमा शर्मा, सी है नैना देवी, डी है रीता गांगुली। तो इसका राइट आंसर होगा शुभा मुद्गल, शुभा मुद्गल। और इनको सन 2000 के अंदर पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। थोड़ा ध्यान रखना, सन 2000 के अंदर इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने किसके साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? किसके साथ लिया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन और लॉर्ड क्लाइव, और ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो एक समझौता हुआ था जिसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं, पर हस्ताक्षर हुए थे 4 मार्च 1931 को गांधी और भारत के जो वाइसराय थे उस टाइम लॉर्ड इरविन। तो संवैधानिक सुधारों के लिए एक आधिकारिक बैठक हुई थी और 5 को इस पर हस्ताक्षर हुआ था, 5 मार्च को। तो आगे चलते हैं, अपने अगला क्वेश्चन है खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है, यानी कि किस मौसम के अंदर बोई जाती है? तो खरीफ फसलों के आपको पता है जून जुलाई के अंदर होती है और नवंबर दिसंबर में ये काटी जाती है। तो ए ऑप्शन है शीत, बी है वर्षा, और सी है वसंत, डी है ग्रीष्म। तो इसका राइट आंसर होगा बी वर्षा। राइट आंसर होगा इसका बी वर्षा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति से संबंधित है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है नील उत्पादन, सी है जूट उत्पादन, और डी है मत्स्य उत्पादन। तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर इसका होगा मत्स्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन है सर सैयद मोहम्मद, बी ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, और सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा बी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इन्होंने 1916 के अंदर इसकी स्थापना की थी और ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है, ये ध्यान रखना आप। 1916 के अंदर इसकी स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एजी एक महंगी नरम सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है चांदी, बी है एल्यूमिनियम, सी है पारा, डी है निकल। तो इसका आपको अगर सांकेतिक रूप पता है, सिंबल क्या है, किसका सिंबल है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है चांदी, जो 47 नंबर पे आता है सांकेतिक रूप से। वो जो आवर्त सारणी के अंदर ये 47 नंबर पे आता है। परमाणु भार के अनुसार ये 47, परमाणु क्रमांक के अनुसार ये 47 नंबर पे आता है और परमाणु भार इसका शायद 107 पॉइंट समथिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जाता। तो इसमें से बताओ भी कौन सा होगा? तो ए ऑप्शन है साबुन बनाने के लिए, बी है अखबार बनाने के लिए, सी है अचार परिरक्षित करने के लिए, डी है दांतों की चिकनाई हटाने के लिए।
तो इसका राइट आंसर होगा सी, अचार को परिरक्षित करने के लिए, क्योंकि सोडियम बेंजोएट का इसका हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है इसके अंदर, और इसके अंदर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है अचार परिरक्षित करने के लिए, और बाकी तीनों के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो अचार को परिरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? तो इसका ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, और ऑप्शन बी है सीके खन्ना, सी है शशांक मनोहर, डी है विनोद राय। कौन था जो 2019 के अंदर बीसीसीआई का अध्यक्ष बना? तो इसका राइट आंसर होगा सीके खन्ना, बी ऑप्शन। सीके खन्ना थे जो 2019 के बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। तो आगे है, सबसे बड़ा नदी द्वीप। सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? कहाँ भी आ जाए तो भी ध्यान रखना, बताता हूँ मैं कहाँ है, किस राज्य में है ये। तो ये है, ए ऑप्शन है गोदावरी, और बी है नर्मदा, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ये जो आसाम के अंदर है, और 2016 के अंदर इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो ध्यान रखना, ये आसाम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2020 के जो थे नेशनल ओलंपिक खेल, वो कहाँ आयोजित किए गए थे? ए ऑप्शन है पेरिस, बी है बीजिंग, सी है टोक्यो, डी है रियो डी जेनेरियो। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये मैंने जो पीछे के जो एग्ज़ाम हुए थे एसएससी जीडी के, उनका मैं लेके आ रहा हूँ शिफ्ट वाइज। जो भी एग्ज़ाम हुआ था आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, कैसा पैटर्न आता है, जीके का कैसे आता है, मैथ का कैसे आता है, हिंदी का पैटर्न कैसे आता है। तो आप ये करते रहिए, तो इससे आपको लगभग पैटर्न का बहुत बढ़िया से अंदाज़ा होगा, आप एग्ज़ाम के अंदर बढ़िया से कर पाएंगे। तो रिवीजन करते रहिए, आप क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कैसा भी। तो इसका ऑप्शन ए है पेरिस, बी है बीजिंग, सी है टोक्यो, डी है रियो डी जेनेरियो। तो इसका राइट आंसर होगा टोक्यो। राइट आंसर होगा टोक्यो। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक ये टोक्यो में चले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए है प्रकोष्ठिका, बी है कोहनी की हड्डी, सी है कलाई की हड्डी, डी है कान की हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी है कान की, सबसे छोटी हड्डी है कान की, डी ऑप्शन सही है इसका। और सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपीज। स्टेपीज मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपीज। स्टेपीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को कहा जाता है? तो इसका ये ऑप्शन है वीटो, बी है प्राधिकार, सी है पावर ऑफ अटॉर्नी, डी है वोट। इसका सही आंसर होगा वीटो। सही आंसर होगा वीटो। पार्टी या किसी राष्ट्र के अधिकारों को वीटो कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ए ऑप्शन है मीरा कुमार, बी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी है रमा देवी, डी है निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, वीएस रमा देवी, जो भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। और ये 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही थी। और ये इनका जन्म है जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, और बाद में ये हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की राज्यपाल भी रही थी। तो थोड़ा ध्यान रखना वीएस रमा के बारे में। तो आगे चलते हैं अपने, ये भी पुस्तक का क्वेश्चन आया है।
पुस्तक भी आपको पढ़ना है बढ़िया से, बहुत सारी पुस्तकें हैं, पुस्तकों में से लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी ऑप्शन है जेम्स वॉटसन, सी है जेन गुडाल, डी है लुई पास्चर। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, और सी है केरला, डी है तमिलनाडु। तो कथकली है जो इसका राइट आंसर होगा सी केरला। तो ये 17वीं शताब्दी से भी केरला में इसका आविष्कार हुआ था और बाद में ये केरला के अंदर बहुत फेमस है। इसके जो ये नृत्य करते हैं उनमें वी के नारायण मेनन कला मंडल, गोपी उदय शंकर संताराव, ये भी बहुत इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। उसको कौन सा अधिनियम कहते हैं? ए ऑप्शन है काजिस अधिनियम, बी भारत सरकार अधिनियम, सी फोर्थ वॉल्यूम एक्ट, डी भारतीय न्यास अधिनियम। बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम बी। भारत सरकार अधिनियम बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान किस पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो ए ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, बी है हिमाद्री, सी है रावली की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन है। तो आप बताइए इसका कमेंट करके कौन सा आंसर है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है सी रावली की पहाड़ियाँ, जो ये हमारे उत्तर पश्चिमी के अंदर स्थित है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, इनके अंदर। और यह मरुस्थल है जो बालू के टिब्बों से एक मैदान है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के अंदर इनका एरिया है काफ़ी बड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अभी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये देखो 144 का अगर 12 से क्या संबंध है, अगर ये संबंध आपको पता चल जाएगा 12 का 144 से क्या है, तो फिर आगे देखिए 576 का किससे क्या संबंध है। तो ये ऑप्शन है 21, 24, 28, 26। अभी देखो 12 की स्क्वायर 144 होती है, तो अभी आपको स्क्वायर भी कम से कम 25-30 तक स्क्वायर याद रहनी चाहिए, क्यूब 10-15 तक क्यूब याद रहनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है जो रीजनिंग के बहुत आराम से हो जाएंगे। तो 12 की स्क्वायर 144 है, उसी प्रकार 24 की स्क्वायर क्या होती है? 576। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्या किसी न किसी रूप से समान है जबकि एक संख्या भिन्न है, जो असंगत है उसका चयन कीजिए। 48, 96, सी ऑप्शन है 68, डी है 72। तो इनमें से क्या डिफरेंट है, कौन सी संख्या असंगत है, वो पता लगाना है। तो ये देखो 48 और 48, 96 और 72, ये 12 से डिवाइड हो रही है, सभी संख्याएँ 12 से डिवाइड हो रही है और 68 के अंदर नहीं जा रहा 12 का भाग। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। अपनी हत्या करने वाले उसको क्या कहते हैं? ये मुहावरे हैं। अपनी हत्या करने वाले एक शब्द है, ये हिंदी के क्वेश्चन है 3। तो अपनी हत्या करने वाले को क्या कहते हैं? अपनी हत्या करने वाले को ए ऑप्शन है पराघाती, मित्रघाती, सर्वघाती, आत्मघाती। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मघाती। जो अपनी हत्या खुद करे उसे आत्मघाती कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं?
ए ऑप्शन है प्रियदर्शी, ए ऑप्शन है प्रियदर्शी, और बी ऑप्शन है प्रियांशु, सी है प्रियवंदा, डी है प्रियसखी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रियदर्शी, इसका राइट आंसर होगा प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का किसका ये सही है? तो ए ऑप्शन है धोखा देना, बी है अपमानित करना, आंखों से धूल उड़ाना, और डी ऑप्शन है घायल करना। तो इसका राइट आंसर होगा आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना, इसका राइट आंसर होगा धोखा देना। तो ये आज के 30 क्वेश्चन है। तो अभी आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इनमें से। 30 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। तो अभी हम आगे भी ऐसे लेके आएंगे, मैथ, जीके, हिंदी सभी के लेके आएंगे, अलग अलग से प्ले लिस्ट बना के आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे। अभी 25 दिन बचे हैं एसएससी के, तो बढ़िया से अपने टेस्ट सीरीज़ दे के देखिए और बढ़िया तैयारी करिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और तैयारी अपने अभी जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अभी 25 दिन बचे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं है। और कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने नहीं हुए। और जो नहीं हुए आपको भी पता चल जाएगा कि आपके कहाँ किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको थोड़ा सा अभी उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से और पढ़िए आप, कहाँ क्या गलती रह गई पढ़ने में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।